नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो उनकी सैलरी, भत्तों और पेंशन तीनों की तस्वीर बदल सकती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर नए सैलरी फॉर्मूले ने हलचल मचा दी है। दावा है कि अगर कर्मचारी संगठनों ने सुझाव मान लिए तो कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में करीबन 65% तक का उछाल आ सकता है। गौर कीजिएगा, बेसिक सैलरी नहीं, ग्रॉस सैलरी की मैं बात कर रहा हूं। अब आखिर क्या है पूरा गणित, पूरा कैलकुलेशन, कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी और क्या सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला ले लिया है? आपके मन में आ रहे सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभम। मैडम, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले 8वें वेतन आयोग पर आई लेटेस्ट अपडेट को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भारत के बैंकिंग सेक्टर में दो अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, इन ट्रेंड को भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में जून के महीने में देश की ऑटो सेल्स के नया रिकॉर्ड बनाया है, किस कैटेगरी में कितनी बिक्री हुई है, सारे डेटा को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। मैडम, 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मीटिंग का दौर चल रहा है और तमाम लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल ये आ रहा है कि कब से अब बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट क्या, और ये खबरें आ रही हैं मैडम कि पहले तो मिनिमम सैलरी की बात होती थी, जो बेसिक सैलरी की बात होती थी 18,000 का। आज का गणित आया है, ये कहा जा रहा है कि ग्रॉस सैलरी में 65% का इजाफा होगा, यानी बम्पर इजाफा होगा या नहीं, पूरा कैलकुलेशन समझो। देखिए, ये एक अभी हम कहेंगे कि अभी सभी लोग अपने अनुमान और जो खबरें मिल रही हैं उससे कुछ बातें निकल करके आ रही हैं, और उससे कहा जा रहा है कि जब भी एक नया पे कमीशन जब आता है और लागू होता है ना, तो जो पुराना डीए है उसे बेसिक से मर्ज कर दिया जाता है और फिर कैलकुलेशन इस आधार पर किए जाते हैं। और जब बेसिक और डीए दोनों मर्ज हो जाएगा तो ऑब्वियसली जब बेस बढ़ जाएगा तो ऐसा कहा जा रहा है इसके बढ़ने से आपके जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, एचआरए हो गया, ये सब भी बढ़ेंगे, प्लस आपका बेसिक भी बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें आपका डीए मर्ज हो जाएगा। और फिर इस पर फिटमेंट फैक्टर लगेगा, जिसको लेकर के अभी भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो कंसल्टेशन के राउंड्स चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में बैठकें चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं, लोग अपने सुझाव है वो 8वें वेतन आयोग को ईमेल के जरिए, पोस्ट के जरिए भी भेज रहे हैं। और इन राउंड्स में ना अलग अलग जब प्रपोजल निकल कर आते हैं किसी कमिटी के, किसी लेबर यूनियन के, तो उस पर फिर बातें आगे बढ़ती, क्या ऐसा हो सकता है। उसमें ये भी एक है कि क्या बेसिक पे से मर्ज कर दिया जाएगा डीए को, और ऐसे में बेस फिर बढ़ जाएगा, और फिर बढ़े हुए बेस पर जब कैलकुलेशन होगा फिटमेंट फैक्टर लगा करके, तो फिर क्या ज्यादा फायदा हो सकता है। और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 65% तक बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के वेतन और पेंशन का इसमें सवाल है। और इसमें अगर हम इस बेसिक और डीए को मर्ज होते हुए देखें, हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कंसल्टेशन के अलग अलग राउंड्स चल रहे हैं। तो जब भी कोई बात, कोई प्रपोजल सामने आता है तो उसको डिस्कस किया जाता है, जैसे हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें लगता है कि क्या ऐसा कर सकता है आयोग कि हम एक 65% का हाइक देखें, तो क्यों नहीं। देखिए, अभी तो हम सब यही कर सकते हैं, क्या ये हो सकता है, क्या वो हो सकता है। जैसे कि फिटमेंट फैक्टर की बात जब शुरू हुई थी तो कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाकर के खत्म हुई थी, लेकिन अब सब मैं बताना चाहूंगी कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी ये जो पूरा डेटा कलेक्शन हो रहा है, तो जहां जहां आयोग जाके बात कर रहे हैं वहां पर सब लोग अपनी राय रख रहे हैं कि भाई हमें ये फिटमेंट फैक्टर चाहिए। तो जो सबसे पहला फिटमेंट फैक्टर आया था, जो मैं और आप बात कर रहे थे, एनसीजेसीएम ने प्रपोज किया था 2.86 का फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, अब 2.86 की जगह बात हो रही है 2.10 तक हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, यू नो। तो अभी देखिए, और उसके बीच में एक आंकड़ा ये भी निकल करके आया था कि 2.86 तो बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है 2.57 हो सकता है। अब बात हो रही है कि अब कुछ जो लेबर स्टाफ और इन सब के जो यूनियंस हैं वो कह रहे हैं कि 2.10, क्योंकि सरकार के भी पास बहुत सारा प्रेशर है। जिस तरह से हमने अभी युद्ध की स्थिति में देखा, सरकार के इंपोर्ट बिल को बढ़ते हुए देखा, तो फिटमेंट फैक्टर पर भी बात अटकी हुई है। और क्या बेसिक और डीए को मर्ज करके फिर वहां से कैलकुलेशन शुरू होगी, उस पर फिटमेंट फैक्टर को लगाया जाएगा, ये बात भी अब सामने आ रही है। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो 65% तक की हाइक की उम्मीद लगा करके लोग बैठे हुए हैं। अब उल्टी गिनती तो एक तरह से हम कहेंगे शुरू हो ही चुकी है, क्योंकि मई 2027 तक इनको अपनी रिपोर्ट वो सबमिट करनी है। गठन हुआ था 8 महीने पहले हुआ था, और वो टर्म्स ऑफ
रेफरेंस के बाद अब उनको वो सारी कुछ जो है अब मई में सबमिट करनी है। Exactly, बैठकों के दौर लगातार कई लोग तो ये भी चल अब रहे हैं। पूछ रहे हैं मैडम कि कब तक मीटिंग होते रहेगी, जो धरातल पर काम है अब सब मीटिंग को जो है कंपाइल कीजिए, रिपोर्ट बनाइए, सरकार को भेजना है वहाँ भेजिए, क्या फिर वो वापस सरकार के पास आएगा? देखिए टाइम तो है अभी कमेटी के पास, उनकी जो डेडलाइन है वो है कि वो मई तक दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कोशिश ये होगी कि सब कुछ करके अगले साल जब बजट पेश करें हमारी वित्त मंत्री, तो उसके पहले या उसके ठीक बाद, उसके आसपास इसके अनाउंसमेंट को वो लेकर आए। समय उनके पास मई 2027 तक का है, पर हो सकता है उसके पहले भी हम देखें ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस के और ये जो कंसल्टेशन चल रही है, जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, कि कुछ हम आउटलाइंस आते हुए देखेंगे। लागू कब से होगा इस पर भी कहा गया था कि 1 जनवरी 2026 से ही लागू करेंगे, लेकिन अगर 1 जनवरी 2026 से लागू करें तो इतने लंबे समय के एरियर्स का भी सवाल है कि क्या सरकार इस बोझ को वहन कर सकती है या नहीं। लेकिन हाँ, निगाहें तो टिकी हुई हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मीटिंग्स होंगी तो सबकी निगाह रहेगी किसने क्या कहा, क्या हो सकता है, क्या मेरी सैलरी इतनी बढ़ सकती है। हमारी और आपकी भी सैलरी जब बढ़ने की बात आती है तो हम सब कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इतना बढ़ जाए तो क्या होगा। तो ये एक मामला तो, और इसके पीछे के तर्क भी बहुत जायज़ है मैडम, क्योंकि जो अगर मैं देख पा रहा हूँ कि कर्मचारी संगठन जो है इस बदलाव की मांग क्यों ही कर रहे हैं। कहा जा रहा है इसके पीछे तर्क है कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, बड़े शहरों में जो किराया है और रोज़मर्रा का जो खर्च है वो काफ़ी बढ़ चुका है। मौजूदा जो पे का जो यानी जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो अब जो है वास्तविक खर्चों के हिसाब से मेल नहीं खाता है, ये तर्क आ रही है। फैमिली की डेफिनेशन को भी बदलने की बात की गई अभी। हाँ, यूनिट्स में अभी जैसे 3 लोगों की एक फैमिली मानी जाती थी, तो उसमें कहा जा रहा है कि माता पिता को भी शामिल किया जाए। अब लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल इतना करते हैं, कंप्यूटर का इतना इस्तेमाल करते हैं, तो उसके खर्चों को भी फैक्टर इन करना चाहिए। तो आपने जैसे कहा महंगाई बढ़ रही है और हम लोगों की खर्च करने का पैटर्न भी बदल रहा है, ठीक है। अब लोग शायद टीवी नहीं खरीदते, फोन पर ही टीवी देखते हैं, तो वहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, फोन खरीदे जा रहे हैं, तो ये सारे जो खर्चे ये बढ़ गए हैं। लेकिन जो हमारी सैलरी है वो पुराने समय से जिस तरह से आ रही है उसका यहाँ पर ये भी कहा गया था जब शुरुआत में कंसल्टेशन में कि आप एक इंक्रीमेंट का सिस्टम रखिए। हालांकि डीए हर 6 महीने में मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप एक इंक्रीमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट का भी जो है यहाँ पे गुंजाइश होनी चाहिए जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है। बहुत सारे जो है विचार विमर्श हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि डीए को कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसमें भी अमूलचूल बदलाव होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि अभी अगर जो फिलहाल आपने ठीक कहा कि हर 6 महीने पे एक बार डीए बढ़ता है, तो कहा जा रहा है कि 2 डीए तो बढ़ते हैं, 3% एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलती है, लेकिन ये बड़ा नाकाफ़ी है। मैं बाजार में जाता हूँ, जो धरातल पर आदमी जाता है तो वहाँ समझने में आता है कि भाई यहाँ तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और सरकार की तरफ से 3%, 2% के आसपास का डीए मिलता है। तो कहा जा रहा है कि वो पूरा कैलकुलेशन करने का जो तरीका है उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है। जैसा कि आपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि डीए का मर्ज कर दिया जाए तो उससे भी बहुत बेहतरी हो जाएगी। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं। लेकिन अब लौटते हैं मैडम एचआरए वाले मामले पर। एचआरए में भी कहा जा रहा है कि इसमें भी बदलाव कीजिए। AINPSEF जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका प्रस्ताव है कि एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में जो 36% है, 24%, 12% है, इसमें बढ़ोतरी करने की मांग कही जा रही है। इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, हमेशा जो है शहर के मुताबिक खर्चे चलते हैं और हमारे टैक्सेशन में भी, इनकम टैक्स में भी शहर के हिसाब से जो है वो टैक्स की गणना होती है। प्लस जो कंपनियां हैं वो भी शहर के हिसाब से, एचआरए जो निजी कंपनियां हैं वो एचआरए जो हैं शहर के हिसाब से अलग अलग रखती हैं। तो इसमें मुझे लगता है ये जायज़ मांग है कि आप अलग अलग शहर, बड़े शहर, छोटे शहर, या आप और भी, तो वहाँ पे जो घरों का खर्चा है उस हिसाब से एचआरए को मॉडिफाई कीजिए। तो ये सारे सुझाव तो अब जा चुके हैं आयोग के पास, और आयोग अब अपने जो है दौरे कर रही है अलग अलग राज्यों के। तो अब देखिए उन सुझावों का क्या निकल करके आता है, इस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि अभी तक हमने आयोग की तरफ से एक शब्द नहीं सुना है। और मुझे लगता है हम सब यही सुनना चाहते हैं कि कम से कम कुछ तो बताए, उनको क्या समझ में आ रहा है, उनको जिस तरह के सुझाव मिल रहे हैं उससे वो क्या अभी सोच रहे हैं, किस दिशा में जा रहा है आयोग, ये अभी एक भी जानकारी नहीं है। पर जो कर्मचारी संगठन है, जो कर्मचारी हैं, वो किस दिशा में सोच रहे हैं, महंगाई से परेशान है तो भाई वो कह रहे हैं कि आप इसको टैकल कीजिए, आप इसको टैकल कीजिए कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 3 से भी ऊपर रखिए, जो कि मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो अलग अलग जो है डिमांड्स अभी आ रही हैं।
आयोग से सुनना अभी भी बाकी है, उनके पास वक्त भी है अभी सबमिट करने के लिए अपनी रिपोर्ट। चलिए अब जाते जाते जो 65% के आसपास का जो हाइक वाली बात है उसको भी जो है कैलकुलेशन के तरीके से समझ लीजिए। अभी की स्थिति जो है कुल ग्रॉस सैलरी अगर लगभग जो है 37,080 रुपीज़ प्रति माह के आधार पर है, तो वो प्रस्ताव अगर ये लागू होता है, जैसा कि मैडम ने कहा कि 2.05 से लेकर 2.10 के आसपास का अगर फिटमेंट फैक्टर होता है और उसमें अगर आप HRA 36% जोड़ देते हैं, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस 9,000 जोड़ देते हैं, तब जाकर ये जो है आंकड़ा 61,344 रुपये प्रति माह आ जाएगा। तो यानी 37 से सीधे बढ़ जाएगा 61, यानी 65% का इजाफा हो सकता है। हालांकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है मैडम, अगर इसमें आयोग अगर मान लीजिए अच्छा दे दे, 3 का दे दे, फिटमेंट फैक्टर 2.86 दे दे, तो ये आंकड़ा और कहीं हो सकता है। और एक बार हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को डिस्कस भी किया था कि 3 विन के आसपास होगा तो 18,000 वाला चीज़ जो है सीधे 70,000 के आसपास हो सकता है, यानी 3 लेकिन सरकार को भी अपनी भी किटी देखनी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का दबाव, और अगर हम बात करें कि सरकार के ऊपर जो है ना सैलरी और पेंशन का जो पे आउट है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस है सरकार का। एंड ऐड कर दीजिए एरियर भी। हाँ, एरियर, अगर एरियर जुड़ जाता है, इसे हम 2026 से 1 जनवरी 2026 से लागू होते हुए देखेंगे, तो क्या सरकार वो फिस्कल मैथ बिगाड़ने की स्थिति में है या नहीं? ठीक है, ईपीएफओ में भी ये पेमेंट कर रही है सरकार, आपको ब्याज दे रही है, फिर ये सारी चीजें, ये जो एरियर तो बहुत मोटा बन जाएगा ना। आप सोचिए जनवरी 2026 से 1 करोड़ के आसपास का एरियर अगर 3 के ऊपर जाएगा तो सरकार को वो सारा फिस्कल मैथ भी करना है। आयोग जब अपना सुझाव देगा उसके बाद सरकार भी उस पर ब्रेनस्टॉर्म करने वाली है। आयोग जैसे ही सुझाव देगा वो पब्लिक डोमेन में नहीं आने वाला, सरकार उस पर फिर बातचीत करने वाली है। उसके बाद हमें पता चलेगा किस निष्कर्ष पर ये पहुंचेंगे। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। क्या देश के प्राइवेट बैंक सच में जो है सरकारी बैंकों से बेहतर हैं? आखिर क्यों प्राइवेट बैंक जो है डिपॉजिट्स जो है जुटाने में आगे निकल गए, जबकि सरकारी बैंक जो है लोन बांटने में बाजी मार रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्राइवेट बैंकों ने अपने लगभग आधे एनपीए क्यों राइट ऑफ कर दी, जबकि सरकारी बैंकों ने ऐसा काफ़ी कम किया है? क्या ये किसी बड़े खतरे का संकेत है या फिर बैंकिंग सिस्टम की एक सामान्य सी प्रक्रिया है? इन आंकड़ों का आम निवेशकों पर, इन्वेस्टर्स पर और बैंक के जो शेयर्स हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है? अब मैडम का रुख करते हैं। और चूँकि मैडम का लंबा अनुभव रहा है बैंकिंग सेक्टर को भी आप देख रहे हैं, और तमाम जो है एक सीरीज़ ऑफ, चाहे वो यस बैंक का 81 बॉन्ड्स वाला मामला हो, चाहे कोटक बैंक का आपने मामला देखा, IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के फ्रॉड वाले मामले देखे, या 150 NBFCs जो बंद हुए, जो तमाम कोऑपरेटिव बैंकों पर जो मार पड़ी है, इन तमाम मुद्दों को जो है आपने अपने चश्मे से देखा है। और उसमें अगर इस कहानी को ऐड कर दिया जाए तो क्या की टेकअवेज आ रहे हैं मैडम? देखिए, ये एक जो आपने 2 बातें कही, एक कि कैसे निजी बैंक जो हैं उनका डिपॉजिट बढ़ रहा है, जो कि अच्छी खबर है कि वो, क्योंकि सारे ही बैंक्स डिपॉजिट को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रेडिट ऑफ टेक ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा लोन दे पा रहे थे पर उनके पास उतना पैसा ही नहीं था उस क्रेडिट को सपोर्ट करने के लिए, तो वो लोन भी नहीं दे पाते थे। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर होनी चाहिए कि भाई प्राइवेट बैंक्स जो अपने डिपॉजिट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ PSU बैंक जो हैं, जो जाने माने बैंक जिस पर हमारे देश के लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, वहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा है। वो डिपॉजिट अपनी बढ़ाने में, यानी उनके पास जो लोग अपना पैसा डिपॉजिट रखते हैं उनकी तादाद नहीं बढ़ी है, लेकिन जो लोग वहाँ से लोन लेते हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। तो इन दोनों खबरों को साथ में देखना होगा कि ऐसा क्या कर रहे हैं प्राइवेट बैंक कि उनके पास डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, और PSU बैंक क्या नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास डिपॉजिट नहीं आ रहे पर लोन तो वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो वहाँ पर वो उस लोन को सपोर्ट करने के लिए उनके पास उतने डिपॉजिट नहीं है। RBI भी उनके साथ कई मीटिंग करके बोल चुका है कि आपको अपने आप को, अपने डिपॉजिट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अगर इंडिविजुअली भी कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ लेकर के आना चाहते हैं, लुभावने स्कीम्स या स्पेशल FDs या स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स, तो आप वो लाइए ताकि आपके पास डिपॉजिट आए। तो एक ये बात है। दूसरी आपने कही कि राइट ऑफ किया प्राइवेट बैंक्स ने, तो प्राइवेट बैंक क्या कर रहे हैं, ये बिग क्लीन अप एक्सरसाइज है। राइट ऑफ कर रहे हैं अपने बुरे लोन, अपने NPAs जो लोन चुकाए जाने की स्थिति में नहीं है, इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, राइट ऑफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लोन जो है माफ किए जा रहे हैं, बैंक अपने बस खाते से उनको हटा दे रहे हैं। वो जो लोन टेकर है उनसे उनकी बातचीत जारी रहेगी, जो कानूनी प्रक्रिया है वो साइड में चलती रहेगी, लेकिन उन्होंने अपने बैलेंस शीट से इसे हटा दिया है। तो ये बैलेंस शीट की क्लीनिंग है, अपने आप को हेल्दी दिखाने के लिए, क्योंकि बैड लोन कहीं ना कहीं बैंक की सेहत पर सवाल उठाते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि RBI बहुत तेजी से बेसल 3 नॉर्म, जो इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन नॉर्म है, वो ला रहा है। और इंटरनेशनल बैंकिंग नॉर्म जब आएंगे तो बैंकों को सफाई से अपने सारे जो भी उनके कर्जे हैं, जो कर्जों की जो स्थिति है,
जी। क्या डिपॉजिट है, क्या क्रेडिट है, इन सबको पब्लिकली उनको हर क्वार्टर में दिखाना होगा, ये रूल है। ओके, ये राइट। और उसके पहले बैंक अपने आप को जितना क्लीन अप कर सकते हैं, तो निजी बैंक्स ने ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर बैड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लीन अप एक्सरसाइज के तहत राइट ऑफ कर दिया ताकि वो स्ट्रांग दिखें। क्योंकि एक बैंक कैसे स्ट्रांग दिखता है कि उसके पास अच्छी डिपॉजिट है, और ये डिपॉजिट गुड डिपॉजिट तब होगी जब वो बैड लोन्स और एनपीएस को हटा देंगे। तो वही प्राइवेट बैंक्स ने किया अपने आप को। लेकिन अच्छी तस्वीर आपने बोली मैडम, अच्छी तस्वीर ये पेश तो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। हालांकि आपने राइट ऑफ कर दिया है, लेकिन समस्या तो अभी भी आपके बैंकिंग सिस्टम में। मैं लौटता हूँ मैं पहले सवाल पर, जो आप बात बता रही थी मैडम की जो सरकारी बैंक है उनके पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, क्या इसके पीछे का ये तर्क हो सकता है कि मैं जो हर दिन 2-4 होता हूँ, मैं अपने ही किसी बैंक का अगर मैं ऐप खोलता हूँ या उसकी वेबसाइट देखता हूँ, तो उसमें जो एफडी है और तमाम तरह की जो आरडी की स्कीम्स है, जो कासा वाला बेसिकली मैं बात समझता हूँ, तो उसमें जो एफडीज पर है वो 6% साफ फीसदी के आसपास का उन्होंने एफडी पर रिटर्न ऑफर करते हैं। जब वही प्राइवेट बैंकों का मैं रुख करता हूँ, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लीजिए, इंडसइंड बैंक देख लीजिए, वो जो है सीनियर सिटीजन्स वाला अगर मामला आप जोड़ दिए तो उसमें 8-8.25% के आसपास का है। तो जो ये गैप देखने को मिल रहा है, इस वजह से ही वहाँ डिपॉजिट्स ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने डिपॉजिट स्कीम को अट्रैक्टिव बनाया है ना। यही तो आरबीआई चाहता है कि आप को डिपॉजिट अगर ज़्यादा चाहिए तो आप अट्रैक्टिव स्कीम्स, मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट ऑफर कीजिए, कुछ लॉक इन पीरियड दीजिए, कुछ स्पेशल एफडीज लेकर आइए। और ये निजी बैंक भली भांति कर पा रहे हैं, उनके पास जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कंज्यूमर इंटरफेस, आप एक निजी बैंक में जाइए और आप एक पीएसयू बैंक में जाइए, और वहाँ आपको जिस तरह से ग्रीट किया जाता है, जिस तरह से आपसे बात की जाती है, आप उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। तो ये जो कंज्यूमर इंटरफेस है, ये भी इनको मदद कर रहा है नए बैंक अकाउंट जोड़ने में, लोगों को अट्रैक्ट करने में, निजी बैंकों को। और स्पेशल एफडी स्कीम्स जिसमें वो ऊंचे ब्याज दे रहे हैं, जिसमें लंबा लॉक इन पीरियड हो सकता है, और वो उसमें अच्छा खासा ब्याज दे रहे हैं, और इसीलिए लोग जो है निजी बैंकों का रुख कर रहे हैं। और आपको अगर एफडी करनी तो ये ज़रूरी नहीं कि उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। आप तो बैंक के इतने सारे ऐप हैं। अब मैंने कहा कि आप एक तरफ पीएसयू बैंक को रखिए, एक तरफ प्राइवेट बैंक रखिए, इसी तरह इन दोनों के अगर आप बैंकिंग ऐप भी चलाते हो ना, या आपके पेरेंट्स के पास अगर कोई पीएसयू बैंक का ऐप हो, उसको चला कर देखिए, और कोई एक निजी बैंक का ऐप चला कर देखिए, कितना आपको डिफरेंस लगेगा। तो कस्टमर आउटरीच में प्राइवेट बैंक्स कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स को जो है वो मात दे रहे हैं। लेकिन पीएसयू बैंक जो लोन दे रहे हैं वो केवल रिटेल लोन नहीं दे रहे हैं, वो कई तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन दे रहे हैं, वो कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डिंग के लिए लोन दे रहे हैं। और अभी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर के इतने सारे प्रोजेक्ट्स वो लेकर आए, तो वो उस तरह के लोन भी दे रहे हैं, इसलिए उनकी लोन बुक ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। और निजी बैंकों की जो लोन बुक है वो अभी उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर रही जैसे कि पीएसयू बैंक। लेकिन मैम लोन बुक तो मजबूत है प्राइवेट बैंकों की, लेकिन उसी के साथ एक समस्या भी, एक चिंता भी मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि बैंक देखिए हमारे पैसों से जो है वो रोटेशन ऑफ मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी पे आधारित जो है, और 1% या 2% का जो स्प्रेड होता है उसी से बैंकों की जो है एनआईएम होती है, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम जो आती है उसी पर उनका पूरा धंधा टिका हुआ है। मेरा आपसे एक सवाल है मैडम कि जब बैंकों के पास डिपॉजिट्स के पैसे ही नहीं आएंगे, जो हमारे जो आम निवेशकों का पैसा ही नहीं जाएगा प्राइवेट बैंकों के पास, तो वो कैसे फिर अपने पैसों को जो है लोन बांटेंगे? वहां तो एक सप्लाई चेन का क्राइसिस है। प्राइवेट बैंक ने अपना गेम अप कर लिया है और वो डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि वहां पर ज्यादा डिपॉजिट आ रहे हैं, पीएसयू बैंक में नहीं जा रहे हैं। फिर भी डिपॉजिट को लेके एक बड़ा स्ट्रगल इसलिए भी है क्योंकि अब जो है इन्वेस्टर जो है वो समझ रहा है। हम बार बार इसकी बात जो है हमने देखा था, इकोनॉमिक सर्वे में भी हुई थी, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन। एग्जैक्टली मैम, ठीक है, ओवर हो गया है क्योंकि लोगों को अब जो है स्टॉक मार्केट समझ में आ रहा है, अब म्यूचुअल फंड समझ में आ रहा है। उनको लग रहा है कि वहाँ आपको एक बैंक की एफडी और आपके जो सेविंग्स अकाउंट में जो आपको ब्याज मिल रहा है उससे बेटर आपको रिटर्न वहाँ से मिल रहा है, तो आप वहाँ पैसा लगाने के लिए भागते हैं और इसमें गलतियां भी करते हैं। जैसे हम एफएनओ में देख रहे हैं कि 90% से भी ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हो जाता है, बिना समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सबको चाहिए वो ज़्यादा रिटर्न। सबके सामने एक कहानी है कि मेरे चाचा के मामा के बेटे के भाई ने जो है इतने में स्टॉक खरीदा और इतना अमीर हो गया। किसी ने जाके चेक नहीं किया, लेकिन हाँ ये कहानी आपको बहुत आसपास नजर आएगी कि भाई उसने यहाँ पर इतना पैसा बना लिया, वहाँ पर इतना पैसा बनाया। और आप सोचते हैं कि भैया बैंक अकाउंट में हम रखेंगे तो क्या ही पैसा बन रहा है, एफडी में क्या ही पैसा बन रहा है, 6%, 7%, 8% तो बहुत मुश्किल से वो लंबे टेन्योर वाले डिपॉजिट्स में आपको मिल रहा होगा, सीनियर सिटीजन्स को मिल रहा होगा। तो चलिए इसको हम
इक्विटी की तरफ, बाजार की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं जहां हमें बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो डिपॉजिट का स्ट्रगल तो जारी है। बस अभी प्राइवेट बैंक पीएसयू से आगे दिख रहे हैं, पर ओवरऑल डिपॉजिट के गेम में इन दोनों को जो है स्ट्रगल करना पड़ा और उनको टक्कर लग रही है, ये जो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है हमारे देश में। ओके मैम, और एक पॉइंट और वैलिड पॉइंट ये आ रहा है मैडम कि प्राइवेट बैंकों में जो ज़्यादा राइट ऑफ देखने को मिल रहा है उसके पीछे कारण ये आ रहा है कि प्राइवेट बैंकों ने जो है माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड लोन्स और जो है कंज्यूमर क्रेडिट, तो मैंने कहा कि क्लीन अप है ये ना। अनसिक्योर्ड लोन थे जिनके बैड होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें कोई कोलैटरल नहीं है, तो अगर आप वो लोन पे कोई नहीं भी करता है तो उसके पीछे कोई संपत्ति नहीं जिसको आप जब्त करके अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। exactly. लेकिन उस व्यक्ति पर जो पे नहीं कर रहा है उस पर आप कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं, उल्टा उसमें खर्चा ही आपका बैंक का होते हुए नजर आ रहा है। तो इसीलिए ये जो बैड लोन्स हैं, जो छोटे लोन्स हैं, जो बिना कोलैटरल के लिए दिए गए थे, इनको हटा करके अपने बैलेंस शीट को चमका रहे हैं बैंक्स कि देखिए ये सब ठीक है, ये हमने राइट ऑफ ही कर दिया, ये हमने हटा दिया, साइड में कार्रवाई चलती रहेगी लेकिन राइट ऑफ कर दिया, बैलेंस शीट उनकी अब मजबूत दिखने लगी है। साथ में देखिए बैलेंस शीट मजबूत होने के साथ साथ बैंक की हेल्थ पता चलती कासा रेशियो से कि उनके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का क्या ये है, और वहां पर भी प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक से थोड़ा सा बेटर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट बैंक्स जो है वो अपने आप को चमका के जो पेश कर रहे हैं ना, उससे उनको यहाँ पर फायदा हो रहा है। चलिए मैडम, बैंकों की बात हो रही है तो आरबीआई एमपीसी को भी लाना पड़ेगा इस पिक्चर में, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एमपीसी में, और लगातार एमपीसीज को मैं कवर कर रहा हूँ, तो उसमें 125 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिला। एक दौर हम लोगों ने देखा जब रेट कट का दौर चला आया, अब जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ गए, बीच में भी खबरें आ गई कि अब जो रेट पॉज वाला जो चीज़ थी वो अब सीधे उलट सकती है और रेट हाइक की भी बात हो सकती है। मैं समझना चाहूँगा आपसे कि जो 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई, लोन्स जो हैं जितने जो हैं अभी ऑल टाइम लो के आसपास है, अभी देख लीजिए 7% के आसपास या 7.5% के आसपास आपको होम लोन से लेकर पर्सनल लोन तमाम चीज़ें मिल जाती है, बहुत कम। क्या इसमें जो स्पाइक अगर देखने को मिलता है, रेट हाइक मिलता है, तो क्या ये सब सौदा उलट जाएगा? रेट हाइक होगा तो सौदा उल्टेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा भी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि अभी वो इसी में बरकरार रहने वाले हैं। अगस्त में होने वाली अगली एमपीसी की बैठक, और उस बैठक में स्टेटस को बरकरार रखने का ही प्लान है, उसको कुछ भी चेंज नहीं अभी करने वाले हैं। साथ में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं, क्योंकि अब तो देखिए वॉर के फ्रंट में भी हमें अच्छी खबर आने लगी ना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है। वो जो सारी चिंताएं थी बीच में फरवरी से लेकर के मैं कहूंगी मिड जून तक, वो सब अब टलती हुई नजर आ रही है, वो काले बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब चांसेस बहुत कम है कि आरबीआई जो है रेट बढ़ाएगी, कट भी नहीं करेगी जी, तो रेट कट भी नहीं करेगी। जहां है स्टेटस को पर रहने वाली है अभी, और अमेरिका पर नजरें रहेंगी कि वहां पर क्या होता है। लेकिन अमेरिका अगर रेट बढ़ाता है, क्योंकि कहा गया कि इस साल में हम एक रेट कट उनके एंड पर देख सकते हैं, केविन वॉश जो नए अब फेड के चेयरमैन है उनकी तरफ से, लेकिन अभी तक उन्होंने भी बहुत ही जो है कंजर्वेटिवली अभी तक कुछ ऐसे इंडिकेशंस आते हैं, फिर वो इंडिकेशन जब वो पेश करते हैं तो वो नज़र नहीं आता है। तो अमेरिका की तो हमें इसमें चिंता नहीं होनी चाहिए रेट से जुड़ी हुई, लेकिन हाँ वॉर अब शांत होते हुए दिख रहे हैं। साथ में अगली खबर जो विशाल लेकर के आए हैं कि भाई कार की बिक्रियां शुरू हो गई हैं, तो देखिए यानी कंज्यूमर मोमेंटम नजर आ रहा है ना, कंज्यूमर जा रहा है बाजार में सामान खरीद रहा है। वो जो खपत है, वो खपत का पहिया जो थोड़ा रुक रहा था या लोगों को जेब से ज्यादा खर्च करनी पड़ रही थी, वो जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन सितंबर में हुआ था उसका असर हम देख रहे हैं। तो ऐसे में आरबीआई अभी बैकसीट लेने वाला है अपनी अगली एमपीसी में भी। तो मुझे लगता है अभी जो रेट्स है ना, जिसको जो घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, ये अच्छा समय हो सकता है। अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो प्लीज़ अभी जाकर खरीद लीजिए। अभी रेट बढ़ने वाले भी नहीं है, घटने वाले भी नहीं है, जो रेट है वो अभी यथास्थिति रहेगी। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। भारत में हर महीने यहाँ जो है कई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें लॉन्च होती हैं और हर महीने लाखों की संख्या में व्हीकल्स की बिक्री भी होती है। जून 2026 के लिए ऑटो सेल्स की जो है रिपोर्ट भी आ गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी जिसको क्या फाडा के नाम से जानते हैं, उसके मुताबिक जून में कुल जो है 25,57,234 वाहनों की बिक्री हुई। ये पिछले साल जून के मुकाबले जो है 21.83% ज़्यादा है। वहीं जून 2025 में जो है कुल 20,98,996 वाहन बिके थे। फाडा ने कहा कि ये भारतीय ऑटो रिटेल इंडस्ट्री के लिए अब तक का जो है सबसे अच्छा जून का महीना रहा।
टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल जो है या पर्सनल व्हीकल कहिए या पैसेंजर के व्हीकल कहिए और कुल रजिस्ट्रेशन सभी मोर्चे पर यानी सभी कैटेगरी में रिकॉर्ड प्रदर्शन देखने को मिला है। अब इस बम्पर सेल के पीछे की कहानी क्या है, मैडम का रुख करेंगे, क्योंकि मैडम ने जैसा सेकंड स्टोरी में बताया कि ये ऑटो सेल्स के आंकड़े कहीं ना कहीं जो है कंज्यूमर के जो डिस्क्रिप्शन हैं, स्पेंडिंग्स हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। क्या है पूरी खबर मैम? अच्छी खबर है भाई, गाड़ी खरीद रहे हैं लोग और ऐसा वैसा नहीं। 22% ईयर ऑन ईयर। पिछले जून में हम कहाँ इन्वेंट्री पाइलअप की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। और इसमें जुलाई पहुंचते पहुंचते ये जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर रहा है, इसमें आप देखिए क्या शानदार जो है बिक्री हुई है गाड़ियों की। 22% ईयर ऑन ईयर का इजाफा, 25 लाख यूनिट जो है जून के केवल महीने में जो है बिके हैं। और अगर इसको मैं कंपेयर करूं जून लास्ट ईयर से, तो आंकड़ा कुछ 20 लाख यूनिट्स का रहा था। और देखिए 25 लाख यूनिट इस जून में बिकते हुए, ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का आंकड़ा है। और इसमें चाहे पैसेंजर व्हीकल्स हो यानी वो कार जो हम और आप इस्तेमाल करते हो, चाहे वो ट्रैक्टर्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, टू व्हीलर्स जो होते हैं ना, वो पल्स होते हैं अर्थव्यवस्था के। और वो बता रहा है कि भैया टू व्हीलर और ट्रैक्टर ये दोनों अगर बिक रहे हैं, देश का अगर किसान खुश है और वो खरीदारी कर रहा है, तो भैया इकोनॉमी का पहिया जो है वो घूमता रहेगा। हालांकि एल नीनो फैक्टर ने फियर तो वो रखा है, अगर एल नीनो का फैक्टर प्ले आउट करता है, अब तो बारिश शुरू हो रही है, मानसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में हम ज़बरदस्त बारिश देख रहे हैं, उत्तराखंड में हम देख रहे हैं बारिश, और आज तो खैर दिल्ली और नोएडा जैसे इलाके जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, वहाँ पर भी झमाझम बरसात हो रही है। लेकिन क्या ये बरसात एल नीनो वाले चिंता को पर पानी फेर सकती है, इसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन हाँ, जून के आंकड़े तो बेहद जो हैं वो ज़ोरदार रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं कि भाई चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, ट्रैक्टर्स हो, सब में अच्छी खासी बिक्री देखने को मिल रही है। और इसमें एक बड़ा हाथ रहा है कि जो हमने सितंबर में जीएसटी कट देखा था, तो लोगों के लिए ये आसान रहा। और अभी भी लोन के रेट्स जो हैं वो बढ़े नहीं है। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं और ये खपत के पहिए को जो घुमा रहे हैं, ये अच्छी खबर है। ये एक पिकअप दिखा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था। मैंने जैसे कहा कि जो टू व्हीलर है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक पल्स ऑफ द नेशन है। अगर टू व्हीलर लोग खरीद रहे हैं और ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, तो वो पल्स ऑफ द नेशन है कि हाँ, लोग जो है आ रहे हैं मार्केट में। और विशाल, आप और मैं ही जी कुछ वही मैंने कहा, पिछले जून में जब हम ये बातें कर रहे थे तो 73 डेज टू 80 डेज के आसपास का उस समय के फाडा के जो सीईओ साहब थे, सहर्ष दमानी साहब के साथ हम लोगों ने इंटरव्यू किया था। और उस समय वो बहुत बड़ी परेशानी की बात कर रहे थे। 2-3 परेशानी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। एक तो वो कह रहे थे कि इन्वेंट्री जो पाइलअप है विशाल जी इतनी है कि पूछिए मत, कोई खरीदार नहीं आ पा रहा। दूसरी बात जो है, उस समय सेमीकंडक्टर की क्राइसिस थी, चिप का शॉर्टेज था, लोग परेशान थे। इसके अलावा जो बातें आ रही थी कि जो गाड़ियाँ डीलर्स के पास रखी हुई हैं, वो उसके रखने का जो मेंटेनेंस है, जो कॉस्ट है, वो इतना बढ़ता जा रहा था कि उसको लेकर रार मच गई कि भाई डीलर कह रहे थे कि भाई इसका जो वहन है, इसका जो कॉस्ट आ रहा है, वो जो कार मैन्युफैक्चरर वो रखें, हम क्यों रखें भाई, कार नहीं सेल्स हो रहे। तमाम तरह के पर्चे थे। अब पिक्चर बदल गई। और आज ही मैंने जो फाडा के जो है वीपी से बात की, तो उन्होंने तस्वीर सीधे उलट बताई। कहा कि अब जो है जो 70 से 80 दिन का जो पाइलअप हुआ करता था शर्मा जी, वो अब घटकर जो है मात्र 30 दिन का। और इट्स अ वेरी अच्छा साइन। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा 30 दिन का इन्वेंट्री। और डिमांड भी अच्छी है। फाडा के कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं कि डिमांड अभी मजबूत है इन डीलर्स के पास। तो ये भी एक अच्छी खबर है। और मैं एक भूल गई बोलना कि थ्री व्हीलर्स, इनकी भी अच्छी खासी बिक्री हुई है। मैंने बोला टू व्हीलर्स की बिक्री हो रही है और अपना पैसेंजर व्हीकल्स की, ट्रैक्टर्स की, कमर्शियल व्हीकल्स की, लेकिन साथ में थ्री व्हीलर्स ये भी जो है झमाझम बिक रहे हैं। तो ईएमआई कम है भैया, जिनको कार खरीदना खरीद लें। जीएसटी कट ने छोटी कारों को और इकोनॉमिकल बना दिया है और उसका हम रोल आउट देख रहे हैं। जब सितंबर में ये जीएसटी का पूरा रेट रैशनलाइजेशन, तब बातें हो रही थी कि इसका हम असर कब देखेंगे, तो दिख रहा है वो असर अब हमारे सामने। लेकिन मैम, इस रिपोर्ट में एक चिंता की भी बात है। कहा जा रहा है कि लो बेस इफेक्ट जो है ये एक मामला है। इसको भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये क्या मामला है मैडम? लो बेस इफेक्ट मतलब वही कि जो इतना पाइलअप था, जो मतलब उस समय ये डेटा कलेक्ट किया गया था, तो उससे जब कंपेयर करेंगे अभी का, इस साल का जून तो का, फिर हम जब अच्छे नंबर तो ये हमें अच्छे ही लगेंगे। लेकिन आपने जब फाडा से बात की, आपने ये सवाल रखा, लेकिन उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि नहीं शर्मा जी, मान लीजिए ठीक है ये बात आप वैलिड उठा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पिछले महीने का भी अगर आप डेटा देखिएगा तो उसमें भी 1% का स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो वही मैंने कहा, अप्रैल मई जून ये जो पहला क्वार्टर है, ये 26-27 का
अच्छा साबित हो रहा है। लेकिन लो बेस इफेक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, Exactly. क्योंकि पिछले साल जून में हम इन्वेंट्री पाइलअप की बात कर रहे थे। वो इन्वेंट्री पाइलअप अब कम हुआ है, लोग बाहर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें ठीक चलती रहें तो, क्योंकि अब जो है वॉर को लेकर के भी टेंशन कम हो रही है। बीच में रॉ मटेरियल के प्राइजेस का स्पाइक एक दिक्कत थी, एलपीजी प्राइस को लेकर के वर्कर्स जो है वो फैक्ट्रीज को छोड़ करके जा रहे थे, तो मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ रही थी, और ये सारे प्रॉब्लम्स लग रहा है सुलझ रही है। डिमांड अगर पिकअप करेगा तो ये प्रॉब्लम्स भी अपने आप सुलझती रहेंगी, लेकिन रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब हमने चिप का पूरा प्ले आउट होकर के देखा था, शॉर्टेज, तो मेटल कमोडिटी प्राइसेस हाइक। हाँ, सो रॉ मटेरियल की प्राइसेस को लेकर के एक चिंता हमेशा रहेगी, वर्कर्स को लेकर के एक चिंता हमेशा रहेगी। तो अगर ये रॉ मटेरियल तो एक्सटर्नल पार्ट है, इसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के हिसाब से चल रही है, और अभी थैंकफुली वो भी सही लग रही है। तो ऐसे में अभी डिमांड पिकअप है, सेलिब्रेशन का टाइम है भैया। अच्छी बात है कि बहुत समय के बाद हम देख रहे हैं कि लोग बाहर आके खरीदारी कर रहे हैं, और ये कार के नंबर्स हमें यही बताते हुए दिख और रहे मैम सबसे वैलिड पॉइंट एक और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अनसर्टेनिटी एट इट्स कोर, और जिस तरह के जो मूड माहौल थे, जहाँ सैलरी बदल को रहा लेकर, है। जो सैलरी को लेकर था कि वेज जो है वेज स्टैगनेंट है, कोई ग्रोथ नहीं, उसके बावजूद इस तरह के नंबर्स आना, रोबस्ट नंबर आना, 22% का अगर समझिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 1% का अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर स्पाइक देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड हैवी Positive अच्छी sign साइन। है ये। लेकिन आगे ये कंटिन्यू होगा या नहीं, उसके लिए आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट बता दिया कि अल नीनो का जो इफेक्ट है, जो कहा जा रहा है कि अभी तो लग रहा है कि मानसून ठीक ठाक रहेगा, ग्रामीण से जो डिमांड है, रूरल डिमांड, वो बेहतर हो सकता है, लेकिन सारे चीज़ों पर पानी फेर सकता है अल नीनो, क्योंकि अभी जो फेस्टिव सीजन की स्टार्ट होगी, राखी है, दशहरा है, दिवाली है, उस समय तक देखना होगा कि क्या इम्पैक्ट आता है, खरीफ की जो बुआई है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, उससे फिर देखने को मिलेगा क्या फिर डिमांड सिचुएशंस। पे असली जो है ना, डिमांड picture. कितना रोबस्ट है नहीं है, वो एल नीनो तय करने वाला। अब हमें बस रेन गॉड से दुआ करनी चाहिए कि बारिश करते रहिए और एल नीनो से हमें बचाइए। गर्मी हमने काफ़ी देख ली, और एल नीनो अगर आता है तो भैया इसका असर जो है ना हम 2 साल के एक साइकिल में देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि बस आया गया, इस साल आया तो ये अगले साल भी फिर दिक्कतें इकोनॉमी के लिए, डिमांड के लिए, सब फ्रंट पर नजर आ सकती है। तो एल नीनो फैक्टर जो है उसको वॉच आउट करना जरूरी है। चलिए प्रियंका मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।